Hello dear students, welcome to the first part of acids, bases and salts. तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है. चैप्टर नंबर 3 से पहले मैं चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देख चुके होंगे. ओके सो बच्चों इस चैप्टर में आप लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ोगे. मैं ट्राई करूँगी एसिड्स को एक पार्ट में रखूँ, फिर बेसिस को और सॉल्ट को अलग अलग करके मैं बनाऊँ, ताकि ज़्यादा लंबा भी नहीं बने वीडियो और मिक्स भी नहीं हो हर चीज़, है ना. अच्छा, तो ये चैप्टर में ना बच्चों देखो, ऐसे तो बहुत लेंथी चैप्टर है. इसमें क्या है ना, आपका 10th का केमिस्ट्री में मैं देखी चैप्टर्स बहुत लंबा लंबा है, एकदम घींच दिया है चैप्टर को. बड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं, एकदम बड़े बड़े ज़्यादा नोट्स भी बनाना पड़ रहा है ना. चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है. ओके, तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, चैप्टर बढ़ा दिया है तो क्या हो गया भाई, कर लेंगे. हम लोग को तो पढ़ना है और पढ़ाना है ना. ओके, तो बच्चों देखो ये चैप्टर जो आप लोग पढ़ोगे, मैं ओसवाल का बुक देख रही थी ये चैप्टर को जब मैं बना रही थी नोट्स इसका. बच्चों ओसवाल की बुक्स में ना मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक चीज़ क्या बताऊं, देखो ये ओसवाल का आपका आईसीएसई क्वेश्चन बैंक है केमिस्ट्री का. ठीक है, आपका सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें. इस साल जो पेपर आया था वो भी है. और कल मैं इस चैप्टर को देख रही थी कि आप लोगों को क्या और इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स के हिसाब से क्या कराना चाहिए, क्या समझाना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते, है ना. तो यहाँ पर ना इस चैप्टर से बहुत अच्छे से दिया है क्वेश्चंस, जैसे कि वो हर चैप्टर में दिया है, ऐसा नहीं कि खाली इसी का दिया है. जैसे कि ये देखो, अभी आप लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे, जैसे कि सपोज आप लोग पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को ना इस चैप्टर में बोर्ड्स में 1 मार्क का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, यहाँ पर ना उस चीज़ को दिया गया. एक्स्ट्रा भी दिया है, लेकिन बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंशनड है. अब जैसे कि ये लिखा है आईसीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, ये क्वेश्चन 20 2017 में रिपीट हुआ था, ये भी 2017 में आया था. ओके, ये 2014 में आया था. तो ऐसे करके ना 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये सब ना आपका बोर्ड्स का भी दिया है. और फिर साथ साथ में कहीं पर जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोगों को थोड़ा सा डाउट लगता है ना कि इसका आंसर हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं. तो एग्जामिनर को अच्छे से पता है, तो पता है ये लोग क्या किए हैं, यहाँ पर आपको टिप्स भी दिए हैं, एग्जामिनर्स कमेंट. ठीक है, वो लोग टिप्स भी दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो बच्चे लोग ये लिख के आ जाते हैं, तो उनको ये नहीं लिख के दूसरा आंसर लिखना चाहिए, जिसमें हम लोग एक्चुअल में कंफ्यूज होते हैं ना, उसका हम लोगों को यहाँ पर टिप्स भी मिलेगा. साथ साथ कोई क्वेश्चन का आंसर टॉपर वो क्या लिखा था वो भी यहाँ पर दिया है. देखो, टॉपर्स आंसर 2018 इस टाइप से दिया है यहाँ पर. बहुत मेरे को तो अच्छा लगा, सच बता रही हूँ. बहुत सारे आपको बोर्ड्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अब देखो ये बैलेंसिंग है, क्वेश्चन जितने भी है ना ये सारे बोर्ड्स क्वेश्चन है, पूरा मेंशनड है कि भाई ये इस साल का बोर्ड में आया था, ये इस साल का बोर्ड में आया था. देखो, तो क्या है ना, आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा और साथ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा. शुरू से ही आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, शुरू से ही प्रिपरेशन होगा. ठीक है, लेकिन क्या एक तो गाइडेंस चाहिए, वो गाइड करने के लिए मैं हूँ. ऐसा नहीं कि बुक खरीद ली और सोचो कि हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं है. थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा सा गाइडेंस उसमें मिलना ज़रूरी है. तो बच्चों ये बुक मैं तो रिकमेंड करूँगी आप सबको कि आप लोग ये बुक खरीद लो जल्दी से जल्दी. और कहाँ से खरीदोगे, आप लोग लिंक चेक करोगे, आपको लिंक में एक आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा. वो लिंक को क्लिक करके आप लोग घर बैठे बैठे 2-3 दिन में बुक्स मंगा सकते हो. कहीं जाने का दरकार नहीं है. केमिस्ट्री का मंगाना है केमिस्ट्री का मंगाओ, बायो का मंगाना है, अलग अलग सब्जेक्ट का मंगाना है आप लोग मंगाओ. कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है. क्लियर? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो आपका ये चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. तो बच्चों ध्यान से देखो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलती रहूँगी उसको भी लिखते चलोगे. ठीक है. ओके, तो बच्चों देखो, हम लोग सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे. तो एसिड होता क्या है. देखो, सपोज आपको मैं एक सब्सटेंस दी हूँ, और मैं उसको पानी में घोलने बोली हूँ आपको, तो आप क्या करोगे, आपको मैं जो भी सब्सटेंस दी हूँ, XYZ जो भी दी हूँ, आप लोग क्या करोगे, उसको पानी में घोलोगे. पानी में जब आप लोग घोलोगे तो वो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद ना आयंस प्रोड्यूस करेगा या आयंस में कन्वर्ट होगा. तो वहाँ पर एक बनता है प्लस वाला आयन, एक बनता है माइनस आयन. तो वो सब्सटेंस को जब आप लोग पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वो ना H+ या H3O+ आयन बनाता है. उसका जो भी प्लस वाला पॉजिटिव आयन बनेगा वो हाइड्रोनियम आयन का आयन बनेगा, मतलब यही आयन बनेगा. इसके अलावा और कोई दूसरा प्लस वाला आयन वो नहीं बनाएगा, वो ये हाइड्रोनियम आयन ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड. तो एसिड होता है एक सब्सटेंस
जिसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। मतलब पानी में घुलने के बाद वो एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसके अलावा वो और कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आप लोग सोचोगे ये प्रोड्यूस कर दे, ये प्रोड्यूस कर दे, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है तो हम लोग उसको बोलेंगे एसिड। तो एसिड एक सब्सटेंस होता है, इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। एसिड एक सब्सटेंस होता है विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस व्हाट, हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। क्लियर, हाइड्रोनियम आयन निकालेगा एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। अब एग्जाम्पल देखो एसिड्स का, भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एसिड के, तो HCl है, H2SO4, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। और आपका ये फॉर्मिक एसिड हो गया, देखो HCOOH पढ़ोगे इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये फॉस्फरिक एसिड हो गया, ये फॉस्फोरस एसिड हो गया। तो ऐसे अनाप शनाप के बहुत सारे बच्चों एसिड्स होते हैं। अब मैं जो आप लोगों को बताई कि जो एसिड होता है वो पानी में घुलने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो जैसे कि सपोज आप लोग ये HCl आप लोग लिए हो, ये तो एसिड आप लोगों को पता है, आप लोग इसको पानी में डाले। जब आप लोग इसको पानी में डाले तो बच्चों पहले तो ये जो एसिड है वो टूट के H+ और Cl- आयन बनाएगा। ध्यान से समझना, आप लोग पानी में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, पानी में डाले हो एसिड को, तो ये जो एसिड था पानी में जाने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होगा H+ और Cl- आयन में। अभी ये जो H+ आयन है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, वो वाटर के साथ मिक्स होगा, क्योंकि पानी में ही तो H+ आयन बनाया ना, तो H2 वो पानी के साथ H+ आयन मिलके बनाएगा H3O+। तो ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर? एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है, एक्चुअल में ये होता है। आप लोग जब भी एसिड को आप लोग डालोगे पानी में तो क्या होगा, देखो हम लोग पानी में ही एसिड डालते हैं, ठीक है, पानी में ही हम लोग एसिड डालते हैं। पानी ले लेते हैं बीकर में, जिसमें भी लेना है, फिर हम लोग साइड से धीरे धीरे एसिड डालेंगे, धीरे धीरे। ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऐड एसिड टू वाटर। उल्टा करोगे तो भाई भ्रुम भड़ाम करके वो स्प्लैश होगा ऊपर, एसिड आप लोगों की तरफ आएगा। समझ में आया? छितरा के समझ में आया? ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, पानी ले लो, फिर साइड से धीरे 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 ड्रॉप ड्रॉप करके आप लोग एसिड को डालते रहना। क्लियर? ओके। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है, हम लोग जब एसिड को पानी में डालते हैं तो वो एसिड जो है वो टूट के H+ और Cl- मतलब अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। जो H+ आयन है वो H2O के साथ मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब यहाँ पर मैं ऐसे लिखी हूँ कि HCl पानी में हम लोग ऐड करें इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग पानी में ऐड करें तो ये निकाला एक तो H3O+ आयन और एक तो इसका Cl-, मतलब ये H+ आयन इसके साथ मिलके H3O+ आयन बनाएगा, Cl- अलग हो गया। H2SO4 को जब हम पानी में डालेंगे तो ये H3O+ बनाएगा, इसका H+ निकल के पानी के साथ H3O+ बनाएगा और SO4 2- अलग हो जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड को जब हम पानी में ऐड करेंगे तो ये टूटेगा H+ और NO3- में, वो H+ निकल के इसके साथ मिलके H3O+ बनाएगा, NO3- अलग हो गया। तो एसिड जो होता है जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो वो टूट के जो पॉजिटिवली चार्ज अपना आयन बनाता है वो सिर्फ H3O+ ही बनाता है, इसके अलावा वो और कोई दूसरा प्लस वाला पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी फॉरेन का स्कूल में पढ़ो, कोई गांव का स्कूल में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप अगर आप वहाँ पर आप एसिड देख रहे हो ना, हर एसिड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। हर एसिड में, दुनिया का कोई भी कोना में चले जाओ, कोई भी स्कूल में पढ़ो, जितने भी एसिड आप लोग देखोगे वो जो एसिड है वो हर एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो हर एसिड में पाया जाता है, तो कौन सा एलिमेंट है वो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और एक चीज़ अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ये जो HCl है, पानी में हम लोग डाले एसिड को, वो टूट के H+ और Cl- आयन दिया। ये जो H+ आयन है ना बच्चों, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? और क्या बताइए मैं आपको कि जो हाइड्रोजन होता है वो हर एसिड में कॉमन है, हर एसिड में पाया जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब ये देखो अगेन HCl को जब हम पानी में डाले तो वो क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया, H3O+, ये जो H2O है
H प्लस जो यहाँ से निकलेगा वो H2O के साथ मिलकर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl माइनस आयन अपना अलग से बन जाएगा। समझ में आया आपको इतना? लेकिन पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत जगह फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी H3O प्लस नहीं लिख के ना खाली H प्लस में भी काम चला लेते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब वहाँ पर हम लोग जब आगे जब रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे H प्लस लिख के लोग समझ जाते हैं कि H प्लस मतलब H3O प्लस का बात कर रहा है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वी विल नाउ कंसिडर हाइड्रोजन आयन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सेम है दोनों, आगे जो पढ़ोगे उसमें सेम है बोल रहा है। ठीक है, जहाँ पर आएगा मैं बता दूंगी, डोंट वरी। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब थोड़ा आपको याद रखना है कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे कि विनेगर आप ना यूज़ करते हो ना, चाउमीन में डालते हो, बहुत सारी चीज़ों में डालते हो, तो विनेगर बच्चों बहुत जन के अपना वाइट टी शर्ट को एकदम और वाइट करने के लिए वाइट विनेगर यूज़ करते हैं। बहुत जन पतले होने के लिए एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। ठीक है, तो जो विनेगर होता है ना मेनली उसमें एसिटिक एसिड होता है। जो विनेगर होता है कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया, खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। रैंसिड बटर में ब्यूटरिक एसिड, जो बटर थोड़ा ख़राब हो जाता है ना उसमें ये एसिड पाया जाता है, ब्यूटरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो जूस निकलता है ना, गैस्ट्रिक जूस जो खाना को पचाने में मदद करता है, उसमें कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अभी बीज एंड एंड्स पढ़े हो ना आप लोग, मधुमक्खी काट देती है, वो न्यूट्रलाइजेशन में पढ़े थे आप लोग। और जो मधुमक्खी काटती है, चींटी हम लोग को चाप देती है हाथ पे, कहीं पर काट दी, मधुमक्खी काट दी, तो वो ना अपने डंक से, अपने स्टिंग से एसिड फेंकते हैं वो लोग। ठीक है, चींटी काटती है ना तो चींटी अपने डंक से ना एसिड डालती है हमारे स्किन में, एसिड, और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। वैसे बी भी, मधुमक्खी भी एसिड डालती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। सार मिल्क, खट्टा मिल्क, या फिर आप लोग कर्ड ले लो, कर्ड दही ले लो, उसमें रहता है बच्चों लैक्टिक एसिड। कर्ड में, यहाँ पर लिख देना आप लोग, कर्ड में रहता है लैक्टिक एसिड। आप लोग क्या लिखोगे यार, मैं ही लिख देती हूँ। ठीक है, दही में, और दूध जब खराब हो जाता है ना उसमें होता है लैक्टिक एसिड। एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड। ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड। ठीक है, ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड। टमाटोज में ऑक्जेलिक एसिड। टमाटोज में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। फैट्स में स्टेरिक एसिड। ग्रेप्स हो गया, टैमरिंड हो गया, एप्पल्स हो गया। एप्पल तो मेनली आपका यहाँ भी हो गया, लेकिन एप्पल में टैटरिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप्स, टैमरिंड, एप्पल्स, इसमें पाया जाता है टैटरिक एसिड। खट्टा खट्टा के लिए बोल रहा है, मेन टैमरिंड का आप लोग थोड़ा याद रखना। और यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। हमारे बॉडी में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना बच्चों, 5 से अगर ज़्यादा उसका वैल्यू आता है ना, तो हम लोग के एडी में, मतलब हमारे जो एंकल है उसमें और हमारे नीज़ में बहुत दर्द होता है बच्चों, भयंकर दर्द होता है। जैसे ये बढ़ेगा वैसे दर्द अजब अजीब से एक तो अलग सा दर्द होता है। तो यूरिक एसिड हम लोग के मेनली यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़े। अब बच्चों, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये सब पढ़ना है। ठीक है, ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज, एसिड कहाँ से मिल रहा है, तो उनका सोर्स को अगर हम देखेंगे तो एसिड्स होते हैं 2 टाइप के। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स एसिड होते हैं 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और एक टू इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो एसिड जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उनसे मिलता है। ऑर्गेनिक हम लोग उसी को बोलते हैं, यहाँ प्लांट्स का दिया। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पाया ही जाता है, कार्बन और एक हाइड्रोजन एटम, ये तो ऑर्गेनिक एसिड में पाए ही जाएंगे। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज तो एसिड नहीं है। अब जितना भी आप लोग ऑर्गेनिक एसिड का नाम पढ़े, सब में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, सब में कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है। लेकिन ये एसिड लोग वीक होते हैं, दे आर वीक एसिड्स, ये थोड़ा याद रख लेना। ये एसिड्स लोग थोड़े वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, वीक एसिड का मतलब, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, एग्जाम में बार बार पूछता है वीक एसिड क्या होता है। जब आप लोग वीक एसिड को पानी में डालोगे, अब भाई एसिड का काम है टूटना, हाइड्रोनियम आयन बनाना, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो पूरी तरह नहीं टूटते हैं। वो लोग पूरी तरह पानी में अपने आप को डिसोशिएट नहीं करेंगे, पूरी तरह नहीं टूटेंगे। जो वीक एसिड होते हैं वो लोग थोड़े थोड़े आयंस में बदल जाएंगे और बाकी अपने मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही रहेंगे। समझ में आया? जब आप लोग वीक एसिड को पानी में डाल के घोलोगे तो वीक एसिड पूरी तरह से, देखो एसिड का काम है कि वो पूरी तरह से टूट के आयंस में बदलना, मतलब उसको खुद को बदलना रहता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो अपने आप को पूरी तरह से डिसोशिएट करके क्या बना देगा? आयंस बना देगा। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं
भाई वो लोग तो वीक है, तो वो लोग पूरी तरह टूटते नहीं हैं, कुछ पार्ट मॉलिक्यूल्स ही रह जाता है और कुछ हिस्सा आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं बच्चों, वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। आप समझ गए। दे डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में वो लोग कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, वही चीज़, उनके सोल्यूशन में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों पाया जाता है। बच्चों ये इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, इतनी बार पूछा गया है, बोलेगा वीक एसिड है और उसका सोल्यूशन बनाया है, तो उसके सोल्यूशन में क्या पाया जाएगा, सिर्फ आयंस पाया जाएगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, कि आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों पाए जाएंगे। तो बच्चों उनके सोल्यूशन में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार पूछा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बता सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बता सकती हूँ, है ना। ओके, एग्जाम्पल देख लो भाई, कौन कौन से एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड COOH होल 2, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, ये जितने भी एसिड है, चींटी हम लोग को चापती है तो हम लोग में डाल देती है, हम लोग जो विनेगर खाते हैं उसमें रहता है ये, और ऑक्जेलिक एसिड रहता है टमाटर में, है ना। हाँ, तो ये सब एसिड वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ये सब तो भाई इतना हम लोग को हार्मफुल थोड़ी ना होता है कि खा के हम लोग सटक जाते हैं क्या, नहीं, वीक एसिड है भाई, खाते हैं हम लोग, जिंदा तो है ना, अभी जिंदा है तभी तो पढ़ पाते हैं हम लोग एक दूसरे का क्लासेस, हम लोग एक दूसरे का अटेंड कर पाते हैं, आप लोग मेरे क्लासेस में आते हो जिंदा है बोल के ना, वरना रियल वाला एसिड अगर गया ना बेटा तो खत्म एक बार में। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक एसिड। एक हो गया ऑर्गेनिक एसिड जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग को मिनरल से मिलता है, अर्थ से मिलता है, मिनरल से मिलता है, मेनली हम लोग मिनरल से उसको ऑब्टेन करते हैं। इस एसिड में मेनली कार्बन नहीं होता है, एक्सेप्शन है कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्शन इसका है कार्बोनिक एसिड जिसमें कार्बन पाया जाता है, बाकी कार्बन और कार्बन मेनली पाया जाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड में, और हाइड्रोजन तो पाया ही जाएगा चाहे इसमें हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड में, क्योंकि हाइड्रोजन हर एसिड में कॉमन होता है। कार्बन ऑर्गेनिक एसिड में पाया जा रहा था, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन पाया नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसा एसिड है इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है और इस एसिड में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये मिनरल से बनता है। CO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुल जाता है ना तो कार्बोनिक एसिड बनता है, समझ में आया। और ये लोग स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो सोडा वोडा पीते हैं ना, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स आप लोग पीते हो सब में ये कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं तो वो घुल जाता है और वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। क्या हम लोग मर जाते हैं क्या पीते? नहीं भाई, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक तो है लेकिन वो वीक है कार्बोनिक एसिड, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। ठीक है, और बाकी अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड का बात करूँ तो ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और पानी में जब आप लोग इसको डाल के घोलोगे ना, ये लोग पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे, पूरी तरह से आयंस बना लेंगे, पूरी तरह से टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन जो होता है पानी में डालने से, वो लोग अपने आप को पूरी तरह आयनाइज करके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस पाया जाएगा। ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं क्या याद रखना है, ये लोग वीक एसिड होते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनमें कार्बन नहीं रहता है, इनके सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस रहता है, पानी में डालते ये लोग पूरी तरह कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। एक्सेप्शनल केस कौन सा है यहाँ पर? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कार्बन भी पाया जाता है और वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो वीक एसिड है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि कार्बोनिक एसिड जो है, जो कि वीक एसिड है, उसके सोल्यूशन में तो आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों पाया जाता है क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, लेकिन बाकी जो आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स हुआ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सब का अगर मैं सोल्यूशन बनाऊंगी तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस मिलेंगे। ओके, अब एसिड का और दो कैटेगरी है, अब ये भी थोड़ा सा समझ लो। एसिड का जो दो कैटेगरी है, देखो, एक हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिड और एक होता है हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब, पहले हाइड्रा देख लो, हाँ पहले हाइड्रा देख लो। हाइड्रा एसिड का मतलब वो एसिड जिसमें दो चीज़ रहेंगे, दो में से एक तो हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन पाया जाएगा, और दूसरा कोई नॉन मेटल,
ऑक्सीजन के अलावा, मतलब ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। मतलब एक तो हाइड्रोजन फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक नॉन मेटल रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अगर इस टाइप का एसिड है तो हम लोग उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल HCl, HF, HBr, ये सब हाइड्रा एसिड की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रा एसिड मतलब वो एसिड दैट कंटेन व्हाट, दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटलिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा नॉन मेटलिक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सी एसिड का मतलब, ऑक्सी एसिड का मतलब वो एसिड जिसमें भाई ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। देखो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एसिड ले लो। ऑक्सी एसिड में भी हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन ऑक्सी है तो भाई ऑक्सीजन भी रहेगा। लेकिन इन दोनों अकेले नहीं, इनके साथ कोई और भी अदर एलिमेंट्स भी रहेंगे। समझ में आया? हाइड्रा एसिड में नाम हाइड्रा है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, कोई और नॉन मेटल होना चाहिए। ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन ज़रूरी है, हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन ज़रूरी और साथ में सम अदर एलिमेंट। एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ में नाइट्रोजन भी है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों है, लेकिन साथ में दूसरा एलिमेंट जो कि सल्फर है। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, तो ये सब आपका ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड का कैटेगरीज है। अब पहले तो सोर्स के हिसाब से हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड दो टाइप का होता था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब स्ट्रेंथ के हिसाब से, अगर मैं स्ट्रेंथ ताकत के हिसाब से देखूंगी तो एसिड बच्चों दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बताई हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसको जब आप पानी में डालते हो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, पूरी तरह से वो टूट के आयंस में बन जाता है, H3O+ आयंस देगा। मेन देखो एसिड का जो यहाँ पर बात कर रहा है ना बार बार, वो H3O+ आयन का बात कर रहा है। एसिड का जो नेचर है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी जो एसिड का हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिड का जो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है वो किसकी वजह से होता है, वो H3O आयंस की वजह से होता है। तो हम लोग सिर्फ इसी का बात करेंगे, कोई माइनस वाले का बात नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, क्योंकि एसिड का ताकत आप कैसे पता करोगे, उसको पानी में घोलोगे, पानी में घोलोगे वो कितना H3O+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा 30% से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मेनली ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जब आप लोग इसको पानी में डिज़ोल्व करते हो ये लोग कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली ये लोग आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब है ये लोग टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सा आयंस देते हैं ये लोग, H3O+ आयंस। तो इनका जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस पाया जाता है, कोई मॉलिक्यूल फॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, मतलब ये वो एसिड्स होते हैं जिसको जब आप पानी में डालोगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कंसेंट्रेशन का मतलब अमाउंट में आपका H3O+ आयंस बनाएंगे। कौन कौन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स का नाम लिख दो, सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, मेन ये लोग होते हैं। चाहोगे तो बाद में पीछे पीछे में नाइट्रस एसिड, ये सब का भी नाम लिख देना, ठीक है। और वीक एसिड का मतलब जब आप उसको पानी में डालोगे तो पूरी तरह वो लोग आयनाइज नहीं होंगे, एक्वा सोल्यूशन में वो लोग कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। और ये लोग ना ऐसे आयंस भी ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ज़्यादा H3O आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। मतलब वीक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो एसिड्स कुछ अमाउंट में आयंस में बदल जाएगा, आयंस मतलब H3O+ आयंस में, लेकिन बाकी पार्ट उसका मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप ऑर्गेनिक एसिड का लिख सकते हो, क्योंकि वीक जो ऑर्गेनिक एसिड था वो वीक एसिड था, याद होगा आपको। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड भी लिख सकते हो, ये तो इनऑर्गेनिक है लेकिन वीक है। अब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, इसका नाम आप लोग सुने हो। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड कोई नया चीज़ नहीं है। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब वो एसिड जो कि जिसमें ना पानी बहुत कम रहता है, एसिड बहुत ज़्यादा रहता है। एसिड की क्वांटिटी, जैसे कि इतना आप लोगों के पास एसिड है, इतना एसिड में आप इतना एसिड लियो, थोड़ा सा बस पानी डाल के मिक्स कर दियो। और डाइल्यूट एसिड का मतलब भाई पानी ही पानी है। एसिड जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पानी लिए हो, पानी का मात्रा, पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है उस एसिड में, तो हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का तो मतलब ही होता है भाई पानी डालना। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब एसिड बहुत ज़्यादा है, पानी थोड़ा सा है। क्लियर, ये चीज़ हुआ। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड बच्चों में अपने हिसाब से पूरा ट्राई करियो समझाने का। याद रखना जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें सारे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड मतलब H2SO4, HNO3, HCl, HNO2, ये सब। लेकिन H2CO3 नहीं आएगा। H2CO3 इनऑर्गेनिक है लेकिन ये वीक है। जो वीक एसिड होते हैं
उसमें ये आएगा, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड का आप लोग नाम पढ़े थे ना जो खाने पीने में होते हैं वो सब आएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड, और क्या था, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब ये लोग वीक एसिड है। और एक चीज़ क्या याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आयंस मिलेंगे, लेकिन जो वीक एसिड का सोल्यूशन है, जो वीक एसिड होते हैं इनका सोल्यूशन में आपको आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रिपीट होता है बताओ, कि एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड को पानी में घोल दिए हैं, ऐसे पानी में इसका घोल दिए सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन में क्या पाया जाएगा, तो पूछेगा कि इसका सोल्यूशन में क्या होगा, ओनली आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, बताओ क्या होगा एसिटिक एसिड का सोल्यूशन में। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड जब पानी में जाता है तो वो पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट नहीं करता है, थोड़ा सा आयंस में होता है और बाकी मॉलिक्यूल्स में रहता है, तो इसका आंसर होगा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के हिसाब से एसिड्स है बच्चों 2-3 टाइप का। देखो पहले बेसिसिटी होता क्या है वो पहले पता होना ज़रूरी है। बेसिसिटी होता क्या है, बेसिसिटी का मतलब है, पहले देख लो डेफिनेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है एसिड का, ठीक है, कोई भी एसिड है उसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि HCl है, आगे में कुछ नंबर नहीं है, 1 है, कुछ नंबर नहीं है मतलब 1, तो 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो 1 मॉलिक्यूल एसिड हम लोग लिए हैं, हम लोग इसको पानी में डाल के घोल रहे हैं, तो ये आयनाइज होगा, आयंस में प्रोड्यूस होगा, ये मतलब आयंस प्रोड्यूस करेगा ये। तो बोल रहा है कितना आयनाइजेबल आयन ये प्रोड्यूस करेगा जब हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को पानी में डाल के उसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे। मतलब एसिड में देखो बच्चों H रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो वहाँ से हाइड्रोनियम आयन H+ आयन मेनली निकलना चाहिए फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर आवर कन्वीनियंस H3O+ को H+ यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो H+ निकल रहा है वो हाइड्रोजन से तो H+ ही निकलेगा, HCl जो यहाँ पर है उससे तो H+ ही निकलेगा। तो एसिड के पास कितना आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयन है, मतलब कितने हाइड्रोजन एटम है अंदर में जो कि H+ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब हम पानी में डाल के घोलते हैं तो वो कितना सारा आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयन निकाल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। सो बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। आगे जब और पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाओगे। अब इसका पहला टाइप है मोनोबेसिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड का जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब वो एसिड्स, वो सारे एसिड्स जिनका वन मॉलिक्यूल को जब हम पानी में डाल के घोलते हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग एक मॉलिक्यूल लिए एसिड का, आप लोग उसको पानी में घोले तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब इसके पास यही हाइड्रोजन एटम है जो कि यहाँ से बाहर निकल के H+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, एक ही ठो रिप्लेसेबल जो कि यहाँ से निकल सकता है। क्योंकि पता है ऐसा क्यों बोला है रिप्लेसेबल, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे कि CH3COOH ये भी तो एसिड है। यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि बाप रे यहाँ पर 4 ठो हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे हाइड्रोजन बाहर निकल के H+ नहीं बना पाते हैं। समझ में आया, जैसे इसमें ना सिर्फ यही बाहर निकल के H+ बना पाएगा, ये नहीं बना सकता है H+, क्योंकि ये अंदर में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है थोड़ा अंदर में, ठीक है, समझ में आया, इसलिए रिप्लेसेबल बोला है। तो यहाँ पर जो मैं मोनोबेसिक एसिड बोल रही हूँ, तो मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होता है विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर, जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो आयनाइज होके प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, उसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन निकाल सकता है। एग्जाम्पल HCl है, आप लोग HCl को पानी में डालें तो ये जो HCl है उसके पास ये एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, यही निकलेगा H+ बन के, और ये H3O के साथ मिल गया H3O+ बनाएगा, मतलब पानी के साथ मिलके, और Cl- अलग हो जाएगा। तो इसके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था, ये एक निकाला इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, ये एक निकाला। वैसे ही HBr भी सेम ऐसे ही काम करेगा। HNO3
नाइट्रिक एसिड को जब पानी में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड के पास भी एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, वो निकल के इसके साथ मिलेगा, H3O+ बनाएगा, NO3- अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में आप लोग देखोगे कि बाप रे इतना सारा हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो चारों निकलने चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों। एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या देखोगे, इसका एक ही हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल है, यही हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है। पानी में डाल के घोलोगे तो इसका ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के H3O+ बनाएगा, तो ये खाली एक ही हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस करता है, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एक हाइड्रोनियम आयन एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, समझ में आया, ये वाला नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ इसका बेसिसिटी, एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का बेसिसिटी 1 होता है क्योंकि वो मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक होगा तो बेसिसिटी 1। अगर मोनोबेसिक बोला है तो बेसिसिटी पूछता है कितना होगा, तो बेसिसिटी होगा उसका 1। 1 का मतलब एक ही हाइड्रोनियम आयन वो निकाल रहा है। क्लियर। वैसे ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी लोग काटती है तो हम लोग में डाल देती है ना, वो वाला। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 निकलेगा हाइड्रोनियम आयन, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये जब आप लोग पानी में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोनियम आयन के तौर पर बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, HCOO-। क्लियर। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और आपका HCl, HBr, जितने भी आप लोग पढ़े थे एग्जाम्पल, वो सारे के सारे जो है आपके मोनोबेसिक एसिड में आते हैं। मोनोबेसिक एसिड लोग एक ही स्टेप में ये लोग आयनाइज हो जाते हैं, एक ही बार में पानी में डाले, एक ही स्टेप में आयनाइज हो गए, आयंस बन गया, एक ही स्टेप में ये लोग अपना H को निकाल देते हैं क्योंकि एक ही तो हाइड्रोजन है, एक ही स्टेप में काम हो जाता है। और ये जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं, मोनोबेसिक है ये, है कि नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोनियम आयन है जो कि रिप्लेसेबल है, अपना एक ही हाइड्रोनियम आयन ये निकालेगा और H3O बना देगा। तो ये जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं, जब आप लोग इसको बेस के साथ रिएक्ट करोगे, बेस पढ़ोगे आगे, मतलब ये लोग रिएक्शन करते हैं जब NaOH के साथ, तो ये एक सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट और वाटर। अब ये जो सॉल्ट बनाया, आप लोग ध्यान देना, ये जो आपका मोनोबेसिक एसिड है वो यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट किया, ये एक बेस है उसके साथ ये रिएक्ट किया, एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, बना। अब ये जो सॉल्ट बना है, क्या इस सॉल्ट में कहीं पर भी H लगा हुआ है, ये सॉल्ट में नहीं लगा है ना, तो अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें H नहीं लगा है तो हम लोग बोलेंगे वो नॉर्मल सॉल्ट है। क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। तो जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, क्यों, वो एसिड में से तो निकल गया, अरे भाई हाइड्रोजन तो भाग गया कहीं पर, H+ के फॉर्म में भाग गया, तो जब सॉल्ट बनेगा तो कहाँ से उसमें H आएगा, नहीं आ पाएगा ना H। तो अगर वो सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है डाइबेसिक एसिड का। किसका, डाइबेसिक एसिड का। किसका है बच्चों, डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड क्या होता है, डाइबेसिक एसिड, जैसे कि आप लोग एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लिए, मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रही हूँ, ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 ठो बनाएगा ये। अभी सल्फ्यूरिक एसिड ले ली, इसका एक मॉलिक्यूल ले ली, इसको मैं पानी में डाली, मैं इसको पानी में डाल के आयनाइज करवाई, तो ये क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर H2, 2 हाइड्रोजन है और दोनों रिप्लेसेबल है, दोनों निकल के H+ आयन बनाएंगे, दोनों निकलेंगे पानी के साथ मिलेंगे और बनाएंगे H3O+ आयन, और यहाँ पर SO4 2- अलग हो जाएगा, मतलब इसके पास 2 ठो, तो ये 2 ठो हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस करेगा। तो अगर 2 प्रोड्यूस कर रहा है एसिड तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो डाइबेसिक है। सो एसिड विच ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड, सल्फरस एसिड, कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन निकालेंगे ना ये लोग, तो बच्चों ये एक बार में नहीं होते, 2 स्टेप करना पड़ता है इनको, ठीक है, ये लोग 2 स्टेप में आयनाइज होते हैं। कैसे, यहाँ देखो, जैसे कि आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिए, पानी में डाले, तो पहले ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन निकालेगा, जब एक हाइड्रोजन निकालेगा वो H निकल के H+ निकलेगा यहाँ से, इसके पास अभी देखोगे तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इसके पास है, दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है, दोनों निकल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका डाइबेसिक है, मतलब बेसिसिटी है 2, इसको हम लोग डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। तो एक बार ये एक H+ निकाला, वो H+ निकल के मिल गया इसके साथ H3O+, अब एक तो H+ निकल गया तो इसके पास है HSO4-, अब HSO4- बचा है, अब HSO4- पानी में घुलेगा और रिएक्ट करेगा, इसका H निकल जाएगा H+ फॉर्म में, वो इसके साथ मिलकर H3O+ बनाएगा और ये बन जाएगा SO4-। तो ये 2 बार 2 स्टेप इसको लगते हैं, ठीक है, तो ये 2 स्टेप में आयनाइज होता है।
2 स्टेप में आयनाइज होता है। और पता है ये 2 टाइप का सॉल्ट बनाता है, 2 टाइप का ये सॉल्ट भी बनाता है, पीछे पढ़ोगे मतलब बता दूंगी मैं, ठीक है। वैसे ही आपका ये कार्बोनिक एसिड ले लो। अब जैसे यहाँ पर कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। H2CO3 इसमें देखो आप लोग ये जो H2 देख रहे हो मतलब 2 हाइड्रोजन और दोनों यहाँ पर रिप्लेसेबल है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ निकल के H+ देंगे। लेकिन ये लोग 2 हाइड्रोजन है ना तो 2 स्टेप में होगा, ठीक है। ये भी 2 स्टेप में होगा। पहले क्या होगा, एक H+ निकलेगा, इसके साथ मिलेगा H3O+ बनाएगा, क्या बचेगा, एक H निकलने से H3O और माइनस लग जाएगा। फिर ये जो H3O माइनस बचा है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से H+ निकल के इससे मिलेगा और ये बचेगा CO3 2 माइनस। दैट मीन्स यहाँ पर 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनका तो फॉर्मूला में ही आप लोग देखोगे तो H2SO4 H2CO3, तो इनके पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं और ये लोग डाई बेसिक होते हैं, इनकी बेसिसिटी होती है 2। और ये लोगों के पास 2 हाइड्रोजन एटम होता है, 2 ये लोग निकालते हैं ना आयंस बना के। तो ये लोग ना सॉल्ट भी 2 टाइप का बनाएंगे, एक होता है एसिड सॉल्ट, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट मतलब आपको पता है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, एसिड सॉल्ट का मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा। कैसे, अब जैसे कि ये एसिड को मैं बेस के साथ रिएक्ट करवाई, एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। बेस यहाँ पर NaOH, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपको पता है एक सॉल्ट मिलेगा, एक पानी मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से एक H निकल के मिल जाएगा ये OH के साथ, मतलब एक H और OH मिलेंगे H2O, NaHSO4 बच जाएगा। रुको मैं यहाँ पर करके बताती हूँ इसको। NaOH था, इसको हम लोग ट्रीट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा ना, यहाँ पर देखो ये 2 टाइप का सॉल्ट बनाएगा। कैसे, यहाँ से 2 H है तो एक H निकल के इसके साथ मिलके बनाएगा पानी, और ये जो एक H यहाँ पर बच गया, एक निकल गया एक बच गया, तो Na, ये एक H बच गया SO4। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना, और ये सॉल्ट आप लोग देखोगे तो इसके बीच में हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, ठीक है। और ये नॉर्मल सॉल्ट भी बनाता है। कैसे, यहाँ पर अभी क्या किया है देखो, ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल ले लिया NaOH, मतलब थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस केस में ये बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर Na2SO4 मतलब यहाँ पर H नहीं है, मतलब ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो ये दोनों सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये एसिड सॉल्ट है, मैं यहाँ उसका डेफिनेशन लिख दी हूँ। एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है विच एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए एसिड सॉल्ट जो होते हैं वो लोग एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे एसिड अपना प्रॉपर्टी दिखाता है वैसे ये लोग अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है। नॉर्मल सॉल्ट होता है वो सॉल्ट में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, मतलब हाइड्रोजन वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है। क्या इसका एक्सेप्शनल केस है बताऊं? सो इसका एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ये डाइबेसिक एसिड है। सोचो डाइबेसिक कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो ऐसा लगेगा ना कि भाई तीनों हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो ये तो डाइबेसिक नहीं होना चाहिए। डाइबेसिक होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन जो फॉस्फोरस एसिड होता है, इसका नाम लिख लो फॉस्फोरस एसिड, वो डाइबेसिक एसिड होता है, उसका बेसिसिटी 2 होता है। कैसे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, P डबल बॉन्ड O OH OH H तो यहाँ पर 3 ठो है, तो देखो 1 2 3, एक ठो फॉस्फोरस है और एक ठो ऑक्सीजन है, हम लोग इसको बना लिए। यहाँ पर ये जो OH वाले जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेसेबल है। इसके अंदर में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन वही निकल के H+ बना सकते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल के नहीं जा सकता है, वो रिप्लेसेबल नहीं है। इसीलिए ये जो फॉस्फोरस एसिड है वो डाइबेसिक है, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकाल के छोड़ देगा। इज इट क्लियर? इसका स्ट्रक्चर याद रखना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो फॉस्फोरस एसिड है वो डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, दे आर रिप्लेसेबल, and the hydrogen atom which is directly linked with phosphorus that is not replaceable। इसको हम लोग ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही शो करते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हुआ? अभी ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है? ट्राइबेसिक एसिड मतलब आप लोग एसिड का एक मॉलिक्यूल लिए हो
और वो 3 H3O प्लस, मतलब 3 तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो 3 H प्लस आयंस निकाल रहा है, यहाँ उसको हाइड्रोनियम ऐसे बोला है। एसिड विच आर आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया, उस एसिड को हम लोग बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल देखो, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये 3 तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला ये है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो आपको यहाँ पर जो है वो आपको फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड हो गया, इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली साइट्रिक एसिड आप लोग नाम और फॉर्मूला याद रख लेना, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्राइबेसिक एसिड के लिए बोल रहे हैं 3 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 स्टेप में ये लोग आयनाइज होंगे। जैसे कि पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या हो रहा है, आप लोग फॉस्फोरिक एसिड लिख लिए, पानी लिख लिए, 3 में से एक हाइड्रोजन निकल देके H3O प्लस बनाएगा, प्लस यहाँ पर H2PO4 बचा, माइनस लिख देना, फिर इसकी बारी इसको उतारना, H2PO4 माइनस प्लस वाटर। अब यहाँ पर 2 H में से एक H निकल के पानी के साथ मिल के H3O प्लस बनाएगा, और यहाँ बचेगा HPO4 2 माइनस। अब यहाँ पर ये HPO4 2 माइनस लिखो, पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा, यहाँ का H निकल के इसके साथ मिल के H3O प्लस बनाएगा, और ये बन जाएगा PO4 3 माइनस। क्लियर। तो 3 स्टेप में ये लोग आयनाइज होते हैं, और इनका 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज होता है एज H प्लस आयन, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है 3 स्टेप में होता है, ये 3 हाइड्रोजन एटम निकालता है, तो ये लोग 3 टाइप इन द सेंस ऐसे 3 टाइप में बोल रहे हो, ये लोग जो है वो 2 एसिड सॉल्ट बनाते हैं और एक तो नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। कैसे? NaOH के साथ, बेस के साथ में एसिड को रिएक्ट करवाई। सबसे पहला यहाँ देखो, NaHPO4 ये बनाया, NaHPO4 ये बनाया, यहाँ से आपका एक H निकल, 2 H सपोज निकल गए। देखो मैं बैलेंसिंग नहीं करी हूँ बच्चों, बैलेंसिंग आप लोग खुद से करना, ठीक है, बैलेंसिंग मैं नहीं करी हूँ, कहीं कहीं पर बाई चांस छूट गया होगा, मैं वो बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग तीनों स्टेप में देखो, तीनों जगह ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड NaOH के साथ, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हो गया। अब यहाँ पर इस केस में और इस केस में एसिड सॉल्ट बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में नॉर्मल सॉल्ट बना है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बोलने का मतलब है ये जो ट्राइबेसिक एसिड्स होते हैं, ये लोग जो है मेनली 2 एसिड सॉल्ट बनाते हैं और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड का अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो फॉस्फोरिक एसिड में, क्योंकि H3PO4 यहाँ पर है, H3PO4 यहाँ पर है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये तीनों हाइड्रोजन, तीनों रिप्लेसेबल है, तीनों बाहर निकल सकते हैं, इसलिए ट्राइबेसिक है। क्लियर? अभी हाँ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले अब आप लोग बेसिसिटी के हिसाब से देख लो, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। अभी ये बेसिसिटी तो आप लोग देखिए, लेकिन ना आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे दिया है कि एक तो सिलिसिक एसिड होता है, सिलिसिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H4SiO4, ये इसका बेसिसिटी होता है 4। ये कोर्स में तो नहीं है पर आप लोग याद रख लेना, इसका बेसिसिटी होता है 4, ठीक है। ऐसे तो आप लोग देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर, मोनो बेसिक, आपका डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। ये वाला जो एसिड है वो आपका देखोगे तो टेट्रा बेसिक होगा और उसका बेसिसिटी 4 होता है। बस दिया है तो देख लेना, तो कहाँ उड़ के जाएगा ये पेपर। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। देखो, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में कुछ डिफरेंस होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड का मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जब आप लोग उसको पानी में डाल रहे हो तो पानी में घुल को भी कितना सारा वो H3O प्लस आयन्स बना रहा है, कितना सारा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उससे उसका स्ट्रेंथ पता चलता है, उतना ताकतवर है वो, उतना स्ट्रॉन्ग है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना पानी उसके अंदर है, कम पानी है कि ज़्यादा पानी है, समझ में आया? तो दोनों जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि भाई एसिड में पानी कितना है, ज़्यादा पानी है तो कंसनट्रेटेड, ज़्यादा पानी है तो डाइल्यूट और कम पानी है तो कंसनट्रेटेड।
उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड का मतलब है कि जब हम लोग उसको पानी में डाल के एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं तो वो कितना सारा वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना सारा, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कितना सारा, या कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ, ठीक है, कितना सारा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग लियो, सपोज आप सल्फ्यूरिक एसिड लियो और आप लोग उसमें पानी डाल दियो, पानी डाले आप लोग उसमें तो वो भाई H+ आयन H3O+ आयन बनाएगा ही बनाएगा। तो सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप लोग उसको डाइल्यूट कर दियो, पानी वानी डाल के अच्छे से घोल बना दियो, तो ऐसा नहीं है कि पानी डाल दिए तो वीक हो जाएगा बच्चों, पानी डालोगे तो वो अपना आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन इफ इट इज़ व्हाट, डाइल्यूट, चाहे वो डाइल्यूट क्यों ना हो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो तब भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन या H3O+ आयन बनाता है। अब वीक एसिड लोग अगर आप कंसनट्रेटेड भी ले लो, सपोज आपके पास कंसनट्रेटेड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड ले लो एग्जांपल, वीक है वो, ठीक है, कंसनट्रेटेड है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई कंसनट्रेटेड है, पानी बहुत कम है ये एसिड में, बच्चों फिर भी वो वीक रहेगा, क्योंकि वीक उसका नेचर है ना, वीक एसिड। वीक एसिड को पानी में आप लोग जितना भी डाल लो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, वो थोड़ा सा आयंस बनाएगा और बाकी मॉलिक्यूल्स में ही वो रहने देगा, उतना ज़्यादा वो H+ आयंस नहीं बनाता है। जो वीक आयन होता है, चाहे आप लोग उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्यों ना ले लो, वो वीक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना सारा H+ आयंस नहीं बनाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, चाहे आप लोग उसको डाइल्यूट क्यों ना ले लो, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि वो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब ये पॉइंट देखो, डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाईली कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड। सिंपल सी बात है, डाइल्यूट HCl है आपके पास, वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हाईली कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड। चाहे कितना भी कंसनट्रेटेड आप लोग एसिटिक एसिड, वीक एसिड ले लो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने फेल हो जाता है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट क्यों ना ले लो, ठीक है। जो वीक एसिड्स होते हैं वो लोगों का पार्शियल आयनाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा सा वो लोग आयनाइज करते हैं और उनके सोल्यूशन में आपको आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों मिलते हैं। जो वीक एसिड होते हैं ना, उनके सोल्यूशन में आपको आयंस भी मिलता है और मॉलिक्यूल्स भी मिलता है, ठीक है। अभी ये सब तो मेन चीज़ हो गया बच्चों। अब आप लोग पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? एसिड को प्रिपेयर करने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका है बाय सिंथेसिस। सिंथेसिस में दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, एक कंपाउंड मिलेगा। सिंथेसिस एक तो प्रोसेस है जिसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक हम लोग को कंपाउंड मिलता है। यहाँ हाइड्रोजन लेंगे और एक नॉन मेटल लेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों मिलके हम लोग को एसिड देंगे। वो एसिड है हाइड्रा एसिड, जिसमें हाइड्रोजन तो भाई रहेगा, हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा नॉन मेटल रहेगा ऑक्सीजन को छोड़ के। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग लिए हैं, ये आपका सिंथेसिस प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन करके HCl बने, हाइड्रोजन ब्रोमीन कंबाइन करके HBr बने, हाइड्रोजन सल्फर कंबाइन करके H2S बने, हाइड्रा एसिड बन गया। दूसरा तरीका जो है बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को पानी में घोल देंगे। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम एसिड ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका एसिडिक नेचर होता है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, उनका एसिडिक नेचर होता है, तो मैं यहाँ पर उनको एसिड ऑक्साइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी बोली हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, जिसको हम लोग एसिड ऑक्साइड बोलते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जिसको हम एसिड ऑक्साइड या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, उसको जब हम पानी में घोलेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं CO2 ली हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दो, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, देखो नॉन मेटल है कार्बन और उसका ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना है। पानी में घोलोगे तो कार्बोनिक एसिड। SO2 को पानी में घोलोगे तो सल्फरस एसिड। SO3 को पानी में घोलोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक। सिंपल बच्चों, इसमें कुछ इतना वो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो एसिड बना है, क्या मैं इसको ऑक्सी एसिड बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ऑक्सी एसिड है तो भाई ऑक्सीजन होगा और उसके अलावा दूसरा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? तो देखो ये भी एक तरीका है जिससे आप लोग क्या बना सकते हो, जिससे आप लोग ये बना सकते हो, क्या बोलो तो एसिड बना सकते हो। और भी है, ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, उसको पानी में घोलोगे तो भाई फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। ये N2O5 है, नाइट्रोजन का ही पेंटाऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, उसको पानी में घोलोगे तो नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है एसिड।
हम लोगों को मिलता है एसिड यहाँ पर। क्लियर। अभी ये जो NO2 है, देखो मैं यहाँ पर कहीं भी NO2 नहीं लिखी थी, NO2 लिखी मैं नहीं लिखी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को ना डबल या फिर मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ऐसे तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है सबको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 ठो एसिड बनाता है। जब उसको हम पानी में घुलते हैं ना तो वो 2 एसिड बनाता है, एक बनाता है नाइट्रस एसिड, एक बनाता है नाइट्रिक एसिड। बाकी ये लोग सिर्फ एक एक एसिड बना रहे थे, इनको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोल रहे थे, लेकिन ये 2 ठो बनाएगा तो डबल या फिर मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर। नेक्स्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँगी, उनमें अगर मैं ऑक्सीजन डाल दूंगी नॉन मेटल्स में, तो भी हमको एसिड मिलेगा। तो नॉन मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, ठीक है, नॉन मेटल को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे बाय यूजिंग व्हाट, कंसनट्रेटेड एसिड। यहाँ पर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे, तीनों केस में नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग हमको एसिड्स देखने को मिलेंगे। तो एसिड मिल रहा है, साथ में पानी मिल रहा है, और साथ में हम लोग को एक तो ऑक्साइड भी मिल रहा है। क्लियर। सो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स को भी हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। सो नॉन मेटल्स जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर हम लोग ना अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नाइट्रिक एसिड लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको लिख लो कहीं पर साइड में, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एसिड होता है, तो उसके लिए आप नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और हम लोग को एसिड देगा। एसिड के साथ में पानी और ऑक्साइड दोनों मिलेगा। ऑक्साइड किसका मिलेगा पता है? जो एसिड आप यूज़ कर रहे हो उसमें जैसे कि नाइट्रोजन मेन है नाइट्रिक एसिड में, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सल्फर है, सल्फर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, एकदम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लियो जिसमें पानी बहुत कम है, ठीक है। जब आप लोग उसको रिएक्ट करवाओगे, कांटेक्ट में लाओगे, मिक्स करोगे, तो क्या होगा बच्चों, नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, इसको सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पर सल्फर का जो एसिड बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पानी प्लस ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। वैसे ही जब फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरस का एसिड बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, लिख लेना फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, पानी तो बनेगा ही बनेगा, और NO2। जब कार्बन से हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड बनना था, ठीक है, वाटर बनना था और NO2 बनना था, लेकिन यहाँ पर कार्बोनिक एसिड नहीं बन के CO2 बना। क्यों? कार्बोनिक एसिड बना था पर कार्बोनिक एसिड थोड़ा अनस्टेबल होता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो टूट के CO2 और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वहाँ से CO2 निकल जाता है। तो CO2 यहाँ पर हम लोग को दिखता है, वाटर तो भाई वाटर में ऐड हो जाता है। तो जब कार्बन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर NO2 फिक्स है, पानी फिक्स है, और CO2 गैस वहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट में लिखना है। बैलेंसिंग, ये 2 क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बच्चों आता है, डेफिनेटली आता है। बोलेगा नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके आप लोग एक दूसरा एसिड बनाओ, इक्वेशन लिखो, तो नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके भाई सल्फ़र के साथ अपनी इक्वेशन लिख देना, और बैलेंसिंग ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, मैं रट्टा मारने को मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्या है ना, ये जो 2-3 जो यहाँ पर इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इसका बैलेंसिंग को याद रख लेना, दैट विल सेव योर टाइम। एग्जाम में फिर आप लोग इसको बैलेंस करने बैठ जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बस आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये आता है रे, डेफिनेटली आता है ये क्वेश्चन इधर का, तो आप लोग क्या है ना, इसका नंबर को याद रख लेना, ठीक है। 1-2 चीज़ रट्टा मार सकते हो, मैं यहाँ पर आंसर रट्टा मारने नहीं बोल रही हूँ, नंबर रट्टा मारने बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ बाय डिस्प्लेसमेंट से भी हम लोग एसिड बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्ट लिए हैं, यहाँ पर एक नॉन वोलाटाइल या फिर लेस वोलाटाइल एसिड ले लिए हैं। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है ये बता दूँ। जैसे कि आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, लड़की लोग नेल पॉलिश रिमूव करती है तो थिनर यूज़ करती है नेल पॉलिश रिमूवर, वो क्या होता है, डालोगे तो फट से उड़ जाता है, वो सैनिटाइज़र भी उड़ जाता है, तो जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। तो यहाँ पर हम लोग एक सॉल्ट लिए हैं, और यहाँ पर जो एसिड लेंगे वो थोड़ा लेस वोलाटाइल। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन वोलाटाइल या फिर लेस वोलाटाइल एसिड का एग्जाम्पल दो, तो आँख बंद करके वहाँ पर आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिख के आना। आप लोग वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिख के आना। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड लिख के आना, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो लेस वोलाटाइल या फिर नॉन वोलाटाइल एसिड। नॉन वोलाटाइल याद रखना, नहीं उड़ता है वो जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पर नमक लिए हैं NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, तो इनको रिएक्ट कराने से भी एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में एक एसिड मिलेगा जो कि वोलाटाइल एसिड बनेगा, वोलाटाइल एसिड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर अ मोर वोलाटाइल एसिड फ्रॉम लेस और नॉन वोलाटाइल एसिड। तो आपको ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो NaCl को आप रिएक्ट करवा रहे हो कॉन्क H2SO4 के साथ, ये नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा और HCl बनेगा। HCl का मतलब यहाँ का H और ये Cl मिल के HCl बने, जो कि ज़्यादा वो बहुत वोलाटाइल एसिड है। और एक H रह जाएगा, NaHSO4 एसिड सॉल्ट यहाँ पर हम लोग को मिला। वैसे सोडियम नाइट्रेट लेंगे और H2SO4 लेंगे, तो यहाँ का H और NO3 मिल के HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि वोलाटाइल है। वोलाटाइल का भी एग्जाम्पल आता है, इसको भी याद रख लेना। और NaHSO4 करके हम लोग को एक दूसरा सॉल्ट मिल गया। क्लियर। तो आप लोग एसिड को ऐसे 4 तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आप लोग सिंथेसिस पढ़े, दूसरा आप लोग पढ़े कि नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में घोल देंगे हम लोग तो आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तीसरा आप लोग पढ़े ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल को आप ऑक्सीडाइज करवा रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड से। फिर डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े। तो 4 तरीके से आप लोग एसिड को बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले अगर मैं टेस्ट का बात करूँ, तो अगर मैं एसिड का टेस्ट का बात करूँ तो खट्टा टेस्ट होता है बच्चों उसका, ठीक है। और सम एसिड्स आर सॉलिड्स। कुछ एसिड सोचो, अभी तक आप लोगों को क्या लग रहा था, एसिड तो पानी पानी जैसा लिक्विड फॉर्म में होगा, तो नहीं बच्चों, कुछ एसिड सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। टार्टरिक, साइट्रिक एसिड तो आता है मार्केट में अवेलेबल है। फॉस्फरिक एसिड्स, ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपका लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड में तो डेफिनेटली पाए जाते हैं, तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये लोग सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये लोग थोड़े से लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मैं जितने भी एसिड्स लिखी हूँ, ये लोग वोलाटाइल एसिड है, उड़ जाते हैं ये लोग। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये लोग वोलाटाइल है। और ये जो आपका बचा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये नॉन वोलाटाइल एसिड है। थोड़ा सा बेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट पता चल गया, खट्टा होता है टेस्ट, सार टेस्ट होता है उनका, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, पाउडर जिसे लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं वो लोग। अभी मिनरल एसिड्स, मतलब एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर इनका स्किन में, अगर ये हमारे स्किन में गिर जाएगा तो क्या होगा? ये लोग हाईली कॉरोसिव होते हैं, और अगर हमारे स्किन में गिर गए तो आपको पता है ना, स्किन में अगर एसिड आ गया तो जल जाएगा स्किन। तो यहाँ पर बोल रहा है ये सब जो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कॉरोसिव नेचर के हैं, जला देते हैं ये लोग। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है वो नॉन कॉरोसिव है, वैसे जलाता फलाता नहीं है। अगर मैं बात करूँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, कॉन्क H2SO4, अगर वो हमारे स्किन में गिरेगा तो पूरा ब्लैक कर देगा, स्किन को ब्लैक स्टेन कर देता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड येलो, और आपका कंसनट्रेटेड HCl जो है वो एम्बर कलर, एम्बर मतलब येलो ऑरेंज टाइप, उस टाइप का कलर वो हमारे स्किन को थोड़ा सा दे देता है, उनका मिक्सचर जैसा कलर, ठीक है। तो ये स्टेन वाला भी याद रखना, एग्जाम में आता है। बहुत कॉरोसिव होते हैं, स्किन को जला देते हैं, लेकिन कार्बोनिक एसिड तो ऐसी एसिड है, उसको हल्का में ले लिए सब, ठीक है। अब इंडिकेटर्स का बात करते हैं। ये लोग इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखी नहीं, इंडिकेटर कैसे भूल गई मैं। इंडिकेटर्स मेनली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में बोल रहे हैं कि अलग अलग कलर वो लोग में आ जाता है। इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में अलग कलर वो लोग में आ जाता है, और अगर बेस उनके कांटेक्ट में आएगा तो अलग कलर आ जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट एक्वायर सेपरेट colors in acidic and basic medium। अलग अलग मीडियम में एसिड, देखो 2 मीडियम होता है, एसिडिक एंड बेसिक, तो दोनों मीडियम में ये इंडिकेटर्स अलग अलग कलर देगा, ठीक है।
तो एसिड लोग जो होते हैं वो इंडिकेटर्स का कलर को चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स का अपना भी कुछ कलर होता है बच्चों, तो जब एसिड उनके कांटेक्ट में आता है तो उनका कलर चेंज हो जाता है। अब जैसे कि मैं लिटमस का बात करूँ, तो लिटमस इंडिकेटर जो होता है वो ना क्या बोलूँ मैं अब उसको, अब लिटमस पेपर जैसे आता है एग्जाम में, स्कूल में आप लोग देखे होंगे लिटमस पेपर आता है अलग अलग कलर का। लिटमस पेपर जो होता है बच्चों, जैसे कि सपोज आपके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। लिटमस इंडिकेटर जो होता है ना वो एक्चुअली एक नेचुरली ऑकरिंग मैटर होता है। जो लाइकेंस होते हैं ना, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हो, जब उनको हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हम लोगों को लिटमस इंडिकेटर मिलता है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेंस से, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं फ़ोटो शेयर कर दे रही हूँ, उससे हम लोग को मिलता है लिटमस। समझ में आया? तो ये जो लिटमस होता है, सपोज़ आप लोग ब्लू कलर का लिटमस लिए हो, जैसे ही एसिड उसके कांटेक्ट में आएगा वो रेड में बदल जाएगा। याद रखना, देखो एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जैसे कि आपके पास ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस है, जैसे ही इसमें एसिड का बूंद लगा, एसिड में आप लोग इसको डिप करें, आप लोग घर में देखना, स्कूल में टीचर्स लोग से मांग लेना, और घर में ना नींबू निचोड़ के रखना, टमाटर का जूस रखना, टमाटर को ही तो आप लोग वो कर लेना, जूस निकाल लेना, और ये ब्लू लिटमस को दोनों में डिप करना। ब्लू लिटमस इंस्टेंटली वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। ठीक है, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, एग्जाम में आएगा इंडिकेटर का नाम बताओ, तो मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होता है, ऑरेंज ही होता है। जैसे ही आप लोग मिथाइल ऑरेंज में थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप डालोगे एसिड का, इसका कलर बदल जाएगा पिंक, ऑरेंज से पिंक हो जाएगा। आप लोग मिथाइल इंडिकेटर ले लिए, ये ऑरेंज कलर का था पहले, कौन से कलर का था? ऑरेंज। आप लोग ऊपर से एसिड का बूंद डाले, जैसे एसिड का बूंद डालेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो एसिड जो है वो मिथाइल ऑरेंज का कलर को ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक होता है फिनोप्थलीन, क्या बोलते हैं इसको? फिनोप्थलीन। ये सब ना 10th का वाइवा में आपको पूछा जाएगा, बहुत इजी है बच्चों, इजी है, दिमाग खोल के पढ़ो। ऐसे आप लोग दिमाग को अपना सेट करके बैठो कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा, ऐसे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है ना। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा दिखता है वो कलरलेस होता है, नो कलर। आप लोग एसिड का बूंद डालोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, नो चेंज। समझ में आया? इट रिमेन्स कलरलेस। समझ में आया? और एक तो पीएच स्केल होता है, 0 से 14 तक होता है ना पीएच स्केल, तो एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम, एसिड का पीएच 7 से कम, लेस देन 7 पीएच स्केल होता है ना, इस चैप्टर में पढ़ोगे 14 तक होता है, ठीक है। तो 7 से कम ये पूरा में एसिड आते हैं, 7 से कम में 7 होता है न्यूट्रल के लिए। एक दो चीज़ और देख दूं क्या मैं? 2 मिनट रुकना पड़ेगा। अरे सब रुक जाओगे आप लोग। ठीक है, तो पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, उसमें नंबरिंग 7 से कम जितने भी होते हैं सारे एसिड के लिए होते हैं। तो एसिड का जो पीएच होता है हमेशा लेस देन 7 होता है, हमेशा लेस देन 7 होता है। तो एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम, 7 नहीं 7 से कम होता है, ठीक है, याद रखना इसको। 1 2 3 4 5 6 6.5 6.9 ये सब एसिड के रहते हैं। 7 आया न्यूट्रल, पानी का न्यूट्रल, उसके बाद बेसिस, ठीक है। और ये जो एसिड्स होते हैं आप लोग पानी में इसको घोल दोगे तो आपको पता है ना आयंस देंगे, ये लोग आयंस बनाते हैं, ये लोग आयंस बनाए मतलब दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, पानी नहीं मिलाओगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। पानी में डालोगे, वो लोग आयंस बनाए, आयंस लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो बच्चों जो एसिड्स होते हैं वो लोग एक्टिव मेटल्स के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं। और हम लोग को ये तो पता है कि
कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे तो भाई वो लोग तो एक्टिव मेटल के साथ पूरा ब्लास्ट कर देंगे, एक्सप्लोजन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं। चाहते तो हम लोग सोडियम, कैल्शियम ये सब भी लेते, पोटेशियम, लेकिन ना उनका एसिड के साथ चाहे डाइल्यूट हो चाहे कैसा भी हो, वो लोगों का एसिड के साथ रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव होता है, मतलब वायलेंट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्टिव मेटल्स लिए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिए हैं मैग्नीशियम, आयरन, आयरन तो चलो बहुत कम रिएक्टिव है, जिंक, हम लोग ये सब यहाँ पर लिए हैं। उनको हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, ये तो आप लोग क्लास 9 के हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े थे इस टाइप का रिएक्शन। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन आता है कौन सा गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम लोग को मिल रहा है मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आयरन का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अरे यार इसको तभी भौंकना है, भौंकने दो उसको, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा और बंद कर लेते हैं खिड़की। ओके, सो हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जो पढ़े हैं थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस पेल ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के साथ जलता है और वो पॉप साउंड रिलीज करता है, पॉप बूम करके होता है उसका आवाज। सो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड व्हिच बर्न्स विद अ पेल ब्लू कलर मेकिंग अ पॉप साउंड। क्लियर? अभी रिएक्शन विद बेसिस, जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर देगा। भाई एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड यहाँ पर है, सारा एसिड ले लिए हैं, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं बेस, और यहाँ पर हम लोग सब डाइल्यूट एसिड ये भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स का एक्शन पढ़ रहे हैं सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब अभी तो चलो बेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट एसिड का। डाइल्यूट एसिड का आपके कोर्स में। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर एसिड ले लिए हैं, ये HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl। यहाँ पर हम बेसिस ले लिए हैं, तो बेसिस में ये बेसिस का ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड भी है। बेस का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड भी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, जितना भी नाम दिख रहा है ना ये इसका ना पूरा पी जाना, घोल के पी जाओ, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बेसिस का बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा बेस है कौन सा नहीं है। ये जितने भी सब बेसिस हैं, यहाँ पर बेसिस है मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर देंगे, ये बोल रही हूँ। पूरा पी जाना, इसको पूरा पी जाना, बार बार बोल रही हूँ। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, छोटे छोटे ना चीनी जैसे इसके पेबल्स आते हैं। आप उसको जैसे ही एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो वो नमक और पानी देगा, तो NaCl और पानी बैलेंस करते चलना, हर इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। कॉपर का ऑक्साइड लिए, सो कॉपर का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर का सल्फेट और पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ किया तो कैल्शियम नाइट्रेट और पानी। जिंक ऑक्साइड HCl के साथ जिंक क्लोराइड एंड वाटर। सिंपल, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? H को O के साथ मिला देना, क्या बचा Zn और Cl, तो ZnCl2। H को यहाँ का OH के साथ मिला देना, क्या बचा कैल्शियम और नाइट्रेट। बस बैलेंस करना है आपको। अभी सब डाइल्यूट एसिड का पढ़ोगे अभी, ठीक है। अभी रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अभी एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे मेटल का, ऑब्वियसली मेटल का कार्बोनेट्स, मेटल का कार्बोनेट्स के साथ CO3 वाला, और एक तो बाइकार्बोनेट HCO3 वाला, ठीक है। सो मेटल का सबसे पहले यहाँ पर क्या लिए हैं, देखो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ भी ले लो, अगर आप उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो हम लोग को मिलेगा सॉल्ट वाटर, साथ में हम लोग को मिलेगा CO2 गैस। क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आ गया मतलब कौन सा गैस रिलीज होगा, CO2 गैस। हम लोग भी तो रिलीज करते हैं ना, आप लोग जब एक्सेल आउट करते हो तो CO2 गैस आप लोग रिलीज करते हो, रेस्पिरेशन से CO2 गैस निकलता है कि नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl, सॉल्ट बनेगा तो भाई Na और Cl नमक, पानी बन गया और CO2, मतलब ये तो फिक्स है, ऊपर का ये सब याद रख लोगे तो ये सब बना लोगे। पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम का सल्फेट, पानी और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और CO2, पानी और CO2, देखो इस टाइप से बन रहा है। अब यहाँ पर जो CO2 गैस रिलीज हो रहा है, देखो मैं यहाँ पर लिखना एक्चुअली भूल गई, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, ये मेरा बहुत पुराना कॉपी है, इससे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन पढ़ाने के समय इससे पढ़ा रही हूँ। ये पता है कितने साल पुराना है बच्चों, 3 साल। मैं नोट्स बनाई थी, पढ़ाती थी ना स्कूल में उस समय।
कहाँ है? अरे वो पेपर में था। मैं एक मिनट बस, मैं लिख ही दूँ क्या? लो लिख देती हूँ। ओके, अभी देखो बहुत छोटा छोटा लिखी हूँ। हाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर CO2 का बात हो रहा था कि हम लोग मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज करेगा। अब ये CO2 गैस करता क्या है? ये जो CO2 गैस सबसे पहले कलरलेस होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, कलरलेस गैस है। ये क्या करेगा, जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है, एकदम दूध दूध टाइप उसका कलर कर देगा। ठीक है, मतलब लाइम वाटर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे, लाइम वाटर में ना हम लोग को फूकने बोलते हैं, तो हम लोग के मुंह से तो CO2 गैस निकलता है। जब हम फूकते हैं कंटिन्यू तो वो एकदम वाइट वाइट कलर का पूरा मिल्की हो जाता है। वो क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर ना प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा CO2 गैस फूकोगे, पास करोगे, तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, ये वाइट जो मिल्की हो गया था, वो चेंज हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और वो मिल्की अपीयरेंस या वाइट वाइट कलर चीज का हट जाता है। ठीक है, क्या बोली मैं? ये कलरलेस गैस होता है और ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। मिल्की वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब लाइम वाटर से CO2 गैस पास होता है तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन अब ज़्यादा अगर फूकोगे, ज़्यादा अगर CO2 गैस वहाँ पर हम लोग पास करवाएंगे तो वो CO2 गैस क्या करेगा, उसका मिल्कीनेस को डिसअपियर करवा देगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से वहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्लियर? अच्छा, और एक चीज़, अगर हम लोग CO2 गैस को ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, क्योंकि इनका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग कलर के ये लोग होते हैं और इनका सोल्यूशन रहता है। अगर CO2 गैस को हम लोग इनसे पास करवाएंगे तो CO2 गैस का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होगा। इट डज नॉट अफेक्ट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। क्लियर? ये 10th के लिए बहुत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में ना एसिड ही करेंगे रे भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ इसका एक और रिएक्शन, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स या फिर बाईसल्फाइड। सल्फाइड होता है SO3 माइनस, बाईसल्फाइड में H लग जाता है, HSO3 माइनस। जो हमारे पास यहाँ पर है सोडियम का सल्फाइड है, जब वो HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मिलेगा सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर SO2 गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? SO2 गैस। क्या मिल रहा है हम लोग को? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो Na2SO3 HCl के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट दिया, ये Na और यहाँ का Cl मिलके सॉल्ट, वाटर और SO2। कैल्शियम सल्फाइड भी सॉल्ट, वाटर और SO2। ये बाईसल्फाइड लोगे तो भी सॉल्ट, वाटर और SO2, लेकिन बैलेंस कर देना, हर इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर देना। अब ये जो SO2 है इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, उसका ना मैं यहाँ लिखी हूँ, ये ऑब्जर्वेशन, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ये SO2 का है, SO2 का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये जो SO2 गैस निकलता है ये भी कलरलेस होता है, लेकिन जिसका स्मेल है ना, आप लोग जब ये गैस रिलीज होगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा सल्फर जल रहा है, तो इट स्मेल्स लाइक अ बर्निंग सल्फर। ठीक है, और ये भी सोचो, CO2 का आप हमेशा से पढ़ते आए हो कि कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो CO2 गैस। ये भी करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दिस गैस ऑल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की जस्ट लाइक CO2। लेकिन जो हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ले रहे थे, उनमें CO2 का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन SO2 इफेक्ट दिखाता है। ऐसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, ये गैस क्या करेगा, जो पिंक या फिर पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन से पास करवाओगे ना, पिंक कलर का सोल्यूशन से, डीकलराइज कर देगा, गायब कर देगा कलर उसका। या फिर आप लोगों को टेस्ट करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, ऑरेंज सोल्यूशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड पास करवाओगे तो ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? SO2 गैस कर रहा है, लेकिन CO2 गैस ये काम नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड का भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि मेटल सल्फाइड जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है। सॉल्ट एंड ये रॉटन एग वाला स्मेल जो होता है ना, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का, वो गैस बनता है। तो जिंक सल्फाइड एंड HCl,
जब जिंक सल्फाइड को हम लोग डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनेगा, ये जिंक और क्लोरीन मिलकर जिंक क्लोराइड, साथ में हम लोग को एक सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस मिलेगा। जितने भी मेटल सल्फाइड है जब आप लोग उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे सो वहाँ पर हम लोगों को वी विल गेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, ठीक है, रॉटन एग का स्मेल होता है, वाइवा में पूछा जाता है विच गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, सो हाइड्रोजन सल्फाइड। नाउ एक और चीज़ इसका एक लेड एसिटेट पेपर आता है, मैं यहाँ पे फोटो शेयर कर रही हूँ, लेड एसिटेट पेपर। अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को उससे पास करवाएंगे मतलब कांटेक्ट में आएगा उसके तो वो ब्लैक हो जाएगा, सो इट टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। तो ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मेटल क्लोराइड्स, मेटल का क्लोराइड्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ पर बोल रहा है कि डाइल्यूट एसिड के साथ वो लोगों का रिएक्शन नहीं होता है। डाइल्यूट एसिड देखो अभी तक हम लोग डाइल्यूट एसिड पढ़े, लेकिन अब जब क्लोराइड आ गया तो डाइल्यूट एसिड नहीं पढ़ के हम कंसनट्रेटेड एसिड पढ़ेंगे। डाइल्यूट एसिड से क्या होगा ना, रिएक्शन होगा लेकिन वहाँ पर वो इंसोल्यूबल सा लेयर बन जाता है तो और रिएक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। सो NaCl व्हेन रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर ये 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, ये भी आप लोग देख लो। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोराइड्स को मिला के वार्म करेंगे, ठीक है, वी विल मिक्स देम टुगेदर और हम लोग थोड़ा गर्म करेंगे उसको। अगर टेम्परेचर रख रहे हो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो यू विल गेट एसिड सॉल्ट, सोडियम का बाइसल्फेट मिल रहा है और आपको HCl एसिड यहाँ पर मिल रहा है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो एक एसिड भी मिल रहा है HCl, क्लियर। पर यहाँ पर हम लोग को एक गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, कोई नहीं, गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलोगे इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये। अगर टेम्परेचर इज अबव 200 तो हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट मिल रहा है, देख रहे हो तो नॉर्मल सॉल्ट, बस यही है, यही है। फिर रुक जाओ एक बार, लेड का और नाइट्रेट नहीं है शायद, ठीक है, यही कोर्स में है तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका एसिड का हो गया, ये पहला पार्ट हम लोग यही ख़त्म करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हो, आप लोग एसिड का प्रॉपर्टीज़, उनका प्रिपरेशन, उनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग एसिड कौन कौन से अलग अलग चीज़ों में मिलता है, ये सब चीज़ पढ़े हो, है कि नहीं। ओके, तो बच्चों जो भी डाउट होगा आप लोग क्लियर करो, और आप लोगों को मेरे हिसाब से तो नहीं निकलना चाहिए, जितना मैं अपने हिसाब से ट्राई कर रही हूँ पढ़ाने का। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करो एंड लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव, ओके, बिकॉज आप लोग अगर इस चीज़ को शेयर नहीं करोगे सो हाउ वुड दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, इज इट क्लियर। सो आप लोगों को इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी वीडियो नहीं शेयर करना है, आप लोगों को बताना है उनको, आप लोगों के जूनियर्स होंगे, लेट देम नो अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जैसे कि आप लोग बेनिफिटेड हुए, लेट देम ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, यस और नो। साथ ही साथ 8th का यू नो अबाउट मैथ्स मास्टरी कोर्स, तो आपके बहुत सारे जूनियर्स हैं, सो आप लोग उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। साथ ही साथ लेट एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज लाइक माय वीडियोस, एंड जितना हो सके बच्चों आप लोग ध्यान लगा के पढ़ो। जो भी डाउट्स होगा आप लोग उसको वीकली जब हम लोगों का जो क्लास होता है उसमें आप लोग शेयर करो, या फिर सामने में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हो। सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, डाउट्स निकाल के रखो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।